So today we will discuss about regulation of gene expression in general. So what is transcription? That is the formation of mRNA from DNA. So mRNA का बनना, messenger RNA का बनना by using RNA polymerase enzyme is called transcription, and translation, it is a formation of proteins by using that particular mRNA as a coding sequence, जिसको रीड करके प्रोटीन बनाई जाती है. अब है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी. जीन एक्टिविटी रेगुलेट कहाँ कहाँ पे होती है. फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होती है कि एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द जीन. तो जब जीन से आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है उस टाइम पे भी इसकी रेगुलेशन होती है. सेकेंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. तब जब जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है उससे एमआरएनए जब बनता है तभी इसका रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का. नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल लेवल. जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब होता है. एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल. जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मींस प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, कोई कंटेंट ऐड होता है या डिलीट होता है, दैट इज कॉल्ड post translational level of gene expression. So mechanism of gene expression, it includes regulating the rate of transcription, and this is the most economical method of regulation. पहले से ही रेगुलेट कर लिया कि कितना सेगमेंट हमें ट्रांसक्राइब करना है. एमआरएनए के ऊपर मैसेज उतना चाहिए गया जितनी रिक्वायरमेंट थी. तो वो जो लेवल है रेगुलेशन का वो सबसे इकोनॉमिकल. रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल. फर्दर आरएनए जब बन जाता है उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं. उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में भी चेंजेस आते हैं. तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं, व्हिच इंक्लूड्स स्प्लाइसिंग टू प्रोड्यूस more than one protein product from a single gene. तो उस आरएनए को रेगुलेट करना. देन रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एंड रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के रेट को रेगुलेट करना. अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो एक जीन एक्सप्रेशन है वो दो लेवल पे हो गया, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल एंड ट्रांसलेशनल लेवल. और ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या है कि उसमें ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म ऑपरेट होता है. A particular gene is switched on and synthesis of its mRNA is induced only when the gene product is needed. वो ऑन ही तभी होगा जब उस जीन प्रोडक्ट की हमें जरूरत है. मीन्स आप लाइट तभी स्विच ऑन करोगे, फैन तभी स्विच ऑन करोगे when you required it. Likewise यहाँ पे भी यही है कि जब उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है, ओनली देन ये जो जीन होगा वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा. When the gene product is not needed, gene is switched off. जीन रेगुलेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. Let's check. Then further is translational level. Translational level में क्या है कि it is achieved by rapid degradation of mRNA. mRNA को डिग्रेड कर दिया. अब mRNA तो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. अगर mRNA ही डिग्रेड हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगी. तो रेगुलेशन हो गया वहां पे. अब यहाँ पे हम लोग पहले एक जीन की स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया रखते हैं कि ये जीन है क्या एक्चुअल में. क्या सारे एक जैसे होते हैं जो सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, या उनमें कुछ उनकी वर्किंग में कोई डिफरेंस है. तो उसको हम कह देते हैं ऑपेरॉन कंसेप्ट. An operon is a group of closely linked structural genes and associated control genes which regulate the genetically controlled metabolic activity. तो operon होता है जिसमें कि structural genes हो, साथ में उससे कंट्रोल करने वाले जीन्स भी प्रेजेंट हो. तो उस सेगमेंट को, एक सिंगल सेगमेंट है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन भी प्रेजेंट है, साथ में
कंट्रोल जीन्स भी प्रेजेंट है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको रेगुलेट करते हैं। इट इज अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की ये फंक्शनिंग यूनिट है which contains a cluster of genes under the control of a single promoter. तो एक सिंगल प्रमोटर जो है उसके इन्फ्लुएंस में इसकी फंक्शनिंग जो है वो रेगुलेटेड होती है और कंट्रोल होती है। The genes contained in the operon are either expressed together or not expressed at all. एक ऑपेरॉन के अंदर या तो जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, यही दो ऑप्शंस हैं, इन बिटवीन कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। In general, expression of prokaryotic operon leads to the generation of polycistronic mRNA. तो प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA बनता है, while in case of eukaryotic operon मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA is formed. तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA बनता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन की बात करें तो उसमें आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ये जीन जो है ये डिटरमाइन करता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कैसे होगी, मींस जो एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन कोडेड है, वो है स्ट्रक्चरल जीन। जिसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए उसे स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। कंट्रोल जीन्स वो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, उसका एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए, उसकी कोडिंग सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो क्या करता है काम, वो काम करता है कि स्ट्रक्चरल जीन प्रॉपरली काम करे, वो प्रॉपरली ऑन और प्रॉपरली ऑफ हो जाए। अब कंट्रोल जीन्स की अगर हम बात करें तो ये जीन्स जो है ये प्रमोटर भी हो सकते हैं जीन्स और ऑपरेटर भी हो सकते हैं। प्रमोटर जीन्स जो हैं these are the nucleotide sequences that enables a gene to be transcribed. RNA polymerase वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। RNA को भी तो रिकॉग्नाइज करना होता है ना कि कहाँ पे वो सेगमेंट, कहाँ पे वो जाके अटैच करेगा, किस सेगमेंट के साथ अटैच करेगा। तो जिस सेगमेंट के साथ वो अटैच करता है, जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज टर्म्ड एज प्रमोटर जीन। एंड ऑपरेटर जीन जो है ये वो वाला सेगमेंट होता है डीएनए का जिसके साथ रिप्रेसर बाइंड करता है। मींस अगर कोई बायोमोलिक्यूल जो है वो उसको रिप्रेस कर रहा है उस एक्टिविटी को, तो रिप्रेसर की बाइंडिंग के लिए भी तो कोई रीजन चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि रिप्रेसर था प्रेजेंट और उसने एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन तो तभी होगा अगर वो कहीं पे जाके डीएनए के साथ बाइंड करे। तो जिस एरिया में, जिस सीक्वेंस के ऊपर वो बाइंड करता है उसको ऑपरेटर जीन कहते हैं। एक और जीन होता है रेगुलेटर जीन। Regulator gene जो है, it is the gene which is involved in controlling the expression of one or more genes. तो ये भी कंट्रोल करता है जीन्स के एक्सप्रेशन को। प्रोकैरियोट्स में क्या है, ये जो रेगुलेटर जीन्स हैं ये जनरली रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हमने कहा कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ जाके बाइंड करेगी, कहाँ से आई? उस प्रोटीन को बाइंड करने के लिए भी तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए ना, क्योंकि वो सीक्वेंस कोड करेगी, वो एमआरएनए बनाएगी, उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन होगा, वो जाके फिर उस कंट्रोल जीन के ऊपर बाइंड करेगा। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए रेगुलेटर जीन होता है which code for repressor protein. The repressor proteins they binds to operator or promoter, preventing RNA polymerase from transcribing RNA. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रेगुलेटर जीन है it does not need to be in adjacent to or even near to the operon to control it. जिस ऑपेरॉन के सेगमेंट को वो कंट्रोल कर रहा है, जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, जिसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, उसकी एक्टिविटी को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसकी बिल्कुल ही क्लोज प्रेजेंट हो। वो अगर डिस्टेंटली भी प्रेजेंट होगा तो चलेगा,
उसकी क्लोज एसोसिएशन, क्लोज प्रेजेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअल में खुद काउंट नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन मैटर करता है। वो जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन जाके कंट्रोल जीन के साथ बाइंड करेगा। तो ये है एक पिक्चर, एक डायग्राम where you can see कि ये है डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए सेगमेंट में ए बी सी डी ये स्ट्रक्चरल जीन है, मींस इनकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला जो एमआरएनए है वो रेगुलेट करेगा कि प्रोटीन कैसे बनेगी। तो ये इसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए। इसके एकदम अपस्ट्रीम जो है एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसको कहते हैं ऑपरेटर जीन। ये है ऑपरेटर जीन, जिसके साथ रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसिबल प्रोटीन बनती है वो जाके ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगा। यस, तो ये जो रेगुलेटर जीन है इट विल सिक्रीट अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है वो जाके इस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगा। जब ये इस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करती है वो प्रोटीन, तो यहाँ पे जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है। और प्रमोटर जीन जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज करती है, और उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जो है उनकी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक सीक्वेंस। पॉलीसिस्ट्रोनिक मींस बहुत सारे एक्सप्रेसिंग यूनिट एक साइड बाय साइड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे है एनहांसर सीक्वेंस है, ये प्रोटीन सॉरी ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है, एंड दिस इज जो स्ट्रक्चरल जीन वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आके स्ट्रक्चरल जीन बंद कर जाता है, तो हियर आल्सो दिस बिकम एक्टिव। यहाँ पे एक और जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, अनदर वन इज प्रेजेंट हियर। ये प्रोटीन कोडिंग रीजन है, ये प्रोटीन कोडिंग रीजन है, जो कि प्रोटीन्स बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटीन बनेंगे तो इसको पॉलीसिस्टोनिक सीक्वेंस कहते हैं। देन strategies of gene expression regulation. Control of an operon is at the time of gene regulation that enables organisms to regulate expression of various genes depending upon environmental conditions. तो जैसा environment होगा वैसा सिग्नल जाएगा, वही वाला जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा, अपनी एमआरएनए की कॉपी बनाएगा, एमआरएनए जो है अपनी रिस्पेक्टिव प्रोटीन बना देगा। ऑपरेंट रेगुलेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बाय इंडक्शन और रिप्रेशन। Negative regulation. Negative regulation, it involves the binding of a repressor to the operator. Repressor की operator के साथ binding को binding में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो उसे कह देते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इसमें भी दो टाइप्स आ जाती है, नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स और नेगेटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। अब नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में क्या है? नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन regulatory repressor protein, it normally bound to the operator, ये उसके साथ ही अटैच्ड है, रिप्रेसिबल प्रोटीन ऑपरेटर के साथ अटैच्ड है और वो प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, क्योंकि काम ही ऐसा है, रिप्रेसर का काम है कि उसे रोकना है। जब एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल आएगा, इफ द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, इट बाइंड्स
टू द रिप्रेसर, रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, changes its conformation so that it is unable to bind to the operator. इसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है जिसके कारण वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता रिप्रेसर जो है। जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा ऑपेरॉन का, तब वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप नहीं कर पाएगा। उस ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नॉर्मली जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा, उससे रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसिस उसका हो जाए। तो ये होते हैं नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। सो इन नेगेटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव तो हो गया कि वो प्रोटीन जो है सिंथेसाइज हुआ, वैसे तो वो जो मैकेनिज्म था वो बंद ही था, स्टॉप मैकेनिज्म था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसिबल प्रोटीन। लेकिन जो ये रिप्रेसर था उसके साथ जाके उस इंड्यूसर ने बाइंड किया, रिप्रेसर वहां से डिटैच हो गया ऑपरेटर जीन से। ऑपरेटर जीन जो है वो अब एक्सप्रेशन को इंटरफेयर नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है उस जीन का हो जाए, उसे कहते हैं नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। फिर है नेगेटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। सो इन दिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरॉन नॉर्मली टेक्स प्लेस। जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग है ऑपेरॉन की, वो चल रही है, वो फंक्शनल है, मीन्स इस केस में वो फंक्शनल ही रहेगा। लेकिन जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं they are produced by the regulator genes but they are unable to bind to the operator in their normal conformation. अपनी नॉर्मल कन्फर्मेशन में वो बाइंड ही नहीं कर सकती। रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, रेगुलेटर जीन है वो अपना काम कर रहा है, उसने रिप्रेसर प्रोटीन बना दी है, लेकिन वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर रीजन को बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि उनकी कन्फर्मेशन मैच नहीं कर रही है। अब क्या होगा? अब इस केस में क्या है कि एक को रिप्रेसर और चाहिए। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं which are called as co-repressors. They are bound by the repressor proteins. जब वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं तो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है। जब उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है तब वो उसकी जो वो अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। Then that repressor protein it binds to operator and prevent transcription. उसको कहते हैं नेगेटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ऑपेरॉन पहले एक्टिव था, रिप्रेसिबल प्रोटीन बाइंड करने की पोजीशन में नहीं थी क्योंकि उनकी कन्फर्मेशन मैच नहीं करती। फिर एक को रिप्रेसर आया, वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज कर दिया, जो कन्फर्मेशन ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करने में कैपेबल थी। अब उसने वहां पे जाके ऑपरेटर जीन के साथ उसे अपने आप को बाइंड कर लिया रिप्रेसर प्रोटीन ने, और जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दिया। So that particular operon is termed as negative repressible operon. So here you can see this is positive regulation कि एक्टिवेटर यहाँ पे अटैच हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। एक्टिवेटर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और नेगेटिव में क्या है कि यहाँ पे रिप्रेसर बना हुआ है, रिप्रेसर अटैच्ड है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, रिप्रेसर अटैच्ड नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन है। अब ऑपेरॉन का कैसा रिस्पॉन्स है एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट के लिए में, उसके साथ उनकी कैसी काम करने का तरीका है, दैट डिटरमाइंड कि वो इंड्यूसिबल होगा कि वो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। जैसे कि इंड्यूसिबल में आ गया कि जो मेटाबोलाइट की प्रेजेंस है वो उस ऑपेरॉन की फंक्शनिंग को ऑन कर देती है। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है लैक्टोज का, लैक ऑपेरॉन। तो जो लैक ऑपेरॉन है हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में उसे स्टडी करेंगे। तो जो लैक ऑपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। लेकिन सेकेंड एग्जांपल जो है वो आ जाता है ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन, TRP। तो ये जो ऑपेरॉन है ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जांपल।
तो यहाँ पे होगा कि ये जो मेटाबोलाइट है वो रिप्रेसिबल का काम करेगा, वहां पे ये जो मेटाबोलाइट है ये इंड्यूसर का काम। अब पॉजिटिव रेगुलेशन भी है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या है कि with positive control an activator protein stimulates transcription by binding to DNA, usually at the site of operator. ऑपरेटर के साथ एक एक्टिवेटेड प्रोटीन बाइंड कर जाती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर देती है। अब इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं, पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स एंड पॉजिटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन्स। अब पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में क्या है कि जो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स हैं they are normally unable to bind. They are unable to bind to the pertinent DNA. तो जो DNA of interest है उसके साथ वो बाइंड नहीं कर पा रहा है। What? When an inducer is bound by the activated protein, एक इंड्यूसर जो है वो एक्टिवेटेड प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाता है, then it undergo conformational changes, जिसके कारण इसकी कन्फर्मेशन जो है वो डीएनए में बाइंड करने के कंपैटिबल हो जाती है। So now it can bind to DNA and activate transcription. तो एक्टिवेटेड प्रोटीन प्रेजेंट पहले से थी पर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसकी कन्फर्मेशन मैच नहीं करती। बाहर से एक मॉलिक्यूल आया, कोई एक्टिवेटेड प्रोटीन आई, उसके साथ उसने बाइंड किया, इंड्यूसर के साथ उसने बाइंड किया एक्टिवेटेड प्रोटीन में, एंड कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। और कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद वो जो प्रोटीन है वो डीएनए के साथ बाइंड कर गई और उसने एक्टिवेट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन को। उसे कहते हैं पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। फिर है पॉजिटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। अब पॉजिटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में क्या है कि जो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स हैं दे आर नॉर्मली बाउंड टू द पर्टिनेंट डीएनए सेगमेंट। पर्टिनेंट डीएनए सेगमेंट के साथ वो नॉर्मली बाइंड करते हैं। लेकिन when an inhibitor is bound by the activator, it is prevented from binding the DNA. एक्टिवेटेड प्रोटीन्स वैसे तो जनरली बाइंडेड है पर्टिनेंट डीएनए के साथ, और ऑब्वियसली जब बाइंडेड है तो वो प्रमोट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन जब उसके साथ एक इनहिबिटर बाइंड कर जाता है एक्टिवेटर के साथ तो उसको प्रिवेंट करता है कि तुम अभी भी बाइंड नहीं कर सकते, यू कांट बाइंड टू दैट पर्टिकुलर डीएनए। उसमें कन्फर्मेशनल चेंज कॉज कर देता है, वो उस डीएनए के साथ अटैच नहीं हो पाता, एंड दिस स्टॉप एक्टिवेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम। ये एक्टिवेशन और ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को स्टॉप करता है। ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि पॉजिटिव रिप्रेसर क्या है। तो पॉजिटिव रिप्रेसिबल में क्या है, ये है एक्टिव एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर जो है ये यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा इस सीक्वेंस को, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसीड कर जाएगा और प्रॉपर्ली प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे एक्टिवेटर के इन्फ्लुएंस। सेकेंड केस में क्या है, एक्टिवेटर के साथ एक इनहिबिटर अटैच हो गया। वो कहाँ से बना, वो यहाँ से बन गया। ये जो है इसने प्रोटीन बनाया और उसने फिर उसी ने इनहिबिटर भी बना दिया, ज्यादा एक्सेस में बन गया वो। अब वो क्या करेगा, वो अपने ही सिंथेसिस को रोक रहा है, तो यहाँ पे वो एक्टिवेटर के साथ बाइंड करेगा, उसकी कंफर्मेशन को चेंज कर देगा। यहाँ पे कंफर्मेशन ऐसी थी, जब ये बाइंड कर गया तो कंफर्मेशन ये होगा, कंफर्मेशन में चेंज होगा तो ये it no more will be in position to bind with the DNA। अब डीएनए के ऑपरेटर सीक्वेंस के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जरूरी है।
तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाए। फिर है पॉजिटिव रिप्रेसिबल, यहाँ पे एक्टिवेटर है, इसके साथ रिप्रेसर डाल दिया, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हो जाएगा। नेगेटिव रिप्रेसिबल क्या है कि रिप्रेसर प्रेजेंट था, इसके साथ को रिप्रेसर ऐड हुआ, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस हुई। उसमें एक्टिवेटर था जिसके साथ रिप्रेसर ने बाइंड किया, उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज किया। नेगेटिव रिप्रेसिबल में रिप्रेसर प्रेजेंट है, उसके साथ को रिप्रेसर बाइंड करता है, उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज करके ट्रांसक्रिप्शन को वो रिप्रेस करता है। थैंक यू।